वेलकम टू स्मार्ट IQ जीके। आज हम सब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे और 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में विज्ञान के क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं और आपके आने वाले सभी शिफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी को हम व्याख्या के साथ देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शंस है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड और 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी जो है अपनी परिक्रमा पथ में किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसका सही आंसर रहेगा 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से लगाती है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, अपने परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड से मतलब वेग से चक्कर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और प्लूटो का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण वेग जो है सबसे कम है जो कि है 4.7 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है कि ये 2006 में बौना ग्रह के तौर पे जाना जाने लगा है, इसको मान्यता ग्रह का नहीं है तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने डेटा के तौर पे यहाँ पे बताया। और वही बुध का परिक्रमण वेग जो है ये आपका सबसे अधिक है 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम सभी ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की अगर हम परिक्रमण वेग की बात करते हैं तो बुध का है 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड, शुक्र का है 35 किलोमीटर पर सेकेंड, पृथ्वी का हम लोगों ने देखा 29.8 यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मंगल का है 24.1 किलोमीटर सेकेंड, बृहस्पति का है 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड, शनि का है 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड, अरुण का है 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड, वरुण का है 5.4 किलोमीटर सेकेंड और प्लूटो का है 4.7 किलोमीटर पर सेकेंड जो कि सबसे कम है। लेकिन 2006 के बाद प्लूटो ग्रह की जो मान्यता है उसे समाप्त कर दी गई, इसे बौना ग्रह की स्थिति में रखा गया है, तो इस वजह से इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, न्यूटन का पहला नियम। अब देखिए न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, आप सबको पता है। गैलीलियो के जड़ता का जो नियम है, जड़त्व का जो नियम है वो अन्य नाम इसका क्या है, न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसे हम गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1686 में गति के अपने 3 नियम पेश किए थे। पहला क्या था, पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में तब तक स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था रहेगी जब तक कि बाहरी बल द्वारा उसकी स्थिति को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये पहला नियम था और इस सिद्धांत को आमतौर पर जड़त्व का सिद्धांत यानी जड़ता के रूप में जाना जाता है और यही है आपका गैलीलियो का जड़ता का नियम। ठीक है, अब देखिए अगर न्यूटन के हम तीनों गतियों के जो नियम है उसकी बात करते हैं तो न्यूटन का पहला गति का जो नियम है इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह निरंतर गति में रहेगी, यदि वह स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर लागू नहीं होता और इसे जड़ता का नियम भी हम कहते हैं। यही है गैलीलियो का जड़ता का नियम। ठीक है, दूसरा न्यूटन का जो गति का नियम है वो है किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर सीधे लगाए बल के समानुपाती होती है और बल जिस दिशा में कार्य करता है उसी दिशा में होता है। ये था दूसरा नियम। और न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो है यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा। अगर मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको पानी के नीचे पकड़कर रखने पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा। लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम या लकड़ी के भार से अधिक या शून्य। तो आप खुद से सोचिए क्या इसका उत्तर होना चाहिए।
तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा लकड़ी के भार के बराबर। देखिए कैसे होगा। उत्प्लावन बल की अगर हम बात करते हैं तो उत्प्लावन बल द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर आरोपित होता है और जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो लकड़ी के भार के बराबर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। कहने का मतलब है दूध को मथने के बाद जो क्रीम यानी बटर जो निकलता है, उसका मक्खन जो निकलता है, उसका कारण क्या है। घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल या श्यान बल। तो सही आंसर क्या रहेगा, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए दूध से क्रीम यानी मक्खन का अलग होना क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और अपकेंद्रीय बल जो है वह बल है जो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से परिधि की ओर आरोपित होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल वैसा बल जो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से परिधि की ओर आरोपित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से हम क्या मापते हैं, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इन्हें मिस मत कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, विद्युत धारा। ठीक है, एम्पियर किसकी मापने की इकाई है, विद्युत धारा की। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग एक इकाई के रूप में किया जाता है और इसका नामकरण की अगर बात करें, एम्पियर नाम कैसे पड़ा, तो आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर इसका नामकरण किया गया, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। और 1 कूलम प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान जो होता है वह 1 एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए क्यूसेक होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। कहते हैं ना इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो हमने आपको बताया कि जल का बहाव। ठीक है, क्या मापा जाता है इसमें, जल का बहाव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए क्यूसेक के बारे में अगर बताएं तो क्यूसेक पानी के बहाव की दर की मापने की एक इकाई है। ठीक है, 1 क्यूसेक का मतलब होता है प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। ठीक है, 1 क्यूसेक का मतलब क्या है, प्रति सेकेंड 1 घन फुट पानी का बहाव। और देखिए पानी को तो वैसे हम लीटर में नहीं माप सकते हैं, संभव नहीं है, लेकिन इसे लगभग 28.317 लीटर का समतुल्य समझा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना, 28.317 लीटर का समतुल्य इसको समझा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि यहाँ पर कौन सी, सदिश और अदिश दो राशियां होती है, भौतिक राशियां दो है, सदिश और अदिश। तो यहाँ पे सदिश राशि कौन सी है, समय, चाल, विस्थापन या दूरी। बिल्कुल आसान प्रश्न आपको देखने में लगेगा, तो आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए सदिश एक क्या है, भौतिक राशि है, आप सब जानते हैं। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें सदिश राशि की, तो बल होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, संवेग, विस्थापन, आवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा आदि जो है ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। वहीं अगर हम सदिश राशि की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका साइंस के साथ मतलब फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी इसका यूज होता है। वहीं हम अदिश राशि की बात करें तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी क्या है, ये कि यहाँ पे विद्युत धारा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका विद्युत धारा जो है याद रखिएगा, ये है आपका सदिश राशि। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा आपका, विस्थापन। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका विस्थापन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है वह तीव्र गति से चल सकती है कौन सी मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो ये किसमें, शीतकाल में। ठीक है, ठंडी में।
अब देखिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट को हम जान लेते हैं। देखिए पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ और आवर्त काल जो है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। और ग्रीष्म काल में क्या होता है, इसका आवर्त पथ और जो आवर्त काल है वो दोनों बढ़ जाता है और इसी के फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त पड़ जाती है, लेकिन वही शीतकाल में क्या होता है, तेजी चलती है। क्लियर। चले अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। सरफेस टेंशन जो है वो किसके कारण पैदा होता है, अणुओं के बीच आसंजक बल के द्वारा, या फिर अणुओं के बीच ससंजक बल के द्वारा, या फिर अणुओं के बीच गुरुत्व बल के द्वारा, या फिर अणुओं के बीच वैद्युत बल के द्वारा। किसके कारण, तो ये होता है अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। ठीक है। देखिए अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, सरफेस टेंशन उत्पन्न होता है और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्रियाशील बल जो होता है वह ससंजक बल कहलाता है और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच की जो क्रियाशील बल होता है वह आसंजक बल कहलाता है। याद रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच क्रियाशील बल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का जो क्रियाशील बल होता है उसे आसंजक बल कहा जाता है। ठीक है। चलिए और प्रश्न को देखते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका क्या कम होना होता है। किसके कम होने के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं, ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा आपका घनत्व यानी डेंसिटी। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बादलों की जो वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका घनत्व का कम होना होता है। घनत्व जब कम होगा तो क्या होगा, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। और बादल जो है जल और बर्फ के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसा आप जानते हैं, जिन्हें गर्म हवा पृथ्वी के धरातल से ऊपर उड़ा ले जाती है ना। यही होता है जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसकी औसत घनत्व के बराबर हो जाता है तो ऊपर उठने के बजाय क्या होता है, सीधा हवा के बहाव में चलने लगता है, यानी कि हवा के बहाव के साथ चलने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसके कमी के कारण होता है भाई, तो घनत्व। ठीक है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो प्रमुख कारण है वह उनका घनत्व कम होना होता है। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको इस वीडियो में दी गई है और आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।